हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो सब बच्चों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। तो आज मैं सत्येंद्र कुमार हम सब की प्यारे से ब्यूटीफुल चैनल एजुकेशन इंजन पर सबका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग डायमेंशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये जो डायमेंशन है मेजरमेंट का तीसरा लेक्चर है, ठीक है। तो आज हम लोग डायमेंशन के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये डायमेंशन में क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, डायमेंशन किसको कहते हैं, ये एकदम से नया कॉन्सेप्ट है। शायद आप लोगों ने इसमें से आज से पहले डायमेंशन के बारे में नहीं सुना होगा। तो बच्चों इसको बहुत आराम से और एक एक चीज समझ करके हम लोग शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डायमेंशन, अभी डायमेंशन है क्या, डायमेंशन कहते किसको है, डायमेंशन से क्या फायदे हैं, क्या यूजेस हैं फिजिक्स के लिए। तो बच्चे एक बात मैंने फर्स्ट क्लास ऑफ वीडियो में मैंने बताया था कि जो साइंस का मोटिव है, क्या मोटिव है, हमारे जिंदगी को बेहतर बनाना, ठीक है। तो बेहतर बनाना तभी बेहतर बनाएंगे जब हम चारों तरफ के फिनोमेना को अच्छा तरह से समझते हो और उनके नियमों को समझते हुए उनका यूज करते हो अपने लिए। तो उसी तरह से डायमेंशन यहाँ पर हमारे लिए क्या करने वाला है। जिन्होंने भी डायमेंशन बनाया तो उन्होंने कुछ सोच कर बनाया। उन्होंने क्या, अगर हम फाइनली इसका अगर हम एक रिजल्ट देखते हैं, आखिरी रिजल्ट, तो हमको ये समझ में आता है कि शायद कहीं ना कहीं डायमेंशन का यूज दो या दो से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करने के लिए किया गया था। लेकिन इसका कुछ ड्रॉबैक है। इस ज्यादा मोर देन 2 या 2 से 3 मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में ये रिलेशन स्टैब्लिश नहीं कर पाता है। अगर कर लेता तो हम नेचर के बहुत सारे नियमों को मैथमेटिकली डिराइव कर सकते थे, लेकिन दुर्भाग्यवश हम लोग नहीं कर पाते। सो शायद कहीं ना कहीं डायमेंशन को यही सोच करके बनाया गया होगा, ठीक है। और भी इसके यूजेस हैं, जैसे कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम यूनिट में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। और पहला जो यूज हम लोग पढ़ेंगे वो किसी दिए गए फिजिक्स में दिए गए किसी इक्वेशन के करेक्टनेस को भी चेक करते हैं हम इसकी मदद से। तो सबसे पहले समझेंगे हम लोग कि डायमेंशन होता क्या है, डायमेंशन कहते किसको है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं डायमेंशन। अगर डायमेंशन का अगर डेफिनेशन देखें तो शायद बेहतर तरीका से नहीं समझ पाएंगे हम लोग डायमेंशन को। तो उसके लिए हम एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। हम क्या एग्जाम्पल लेते हैं, हम एक फोर्स, एक फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशन किसका लिखना है। तो सबसे पहले बच्चों बात समझिए, डायमेंशन किसी फिजिकल क्वांटिटी का लिखा जाता है। डायमेंशन किसी फिजिकल क्वांटिटी का लिखा जाता है। तो हम एक फिजिकल क्वांटिटी ले लेते हैं, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, फोर्स। फोर्स क्या होता है मैथमेटिकली हम लोग जानते हैं। फोर्स अगर फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्म में देखें तो ये कैसा फिजिकल क्वांटिटी है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। मतलब ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पर निर्भर करेगा। तो हम फोर्स जिन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पर निर्भर करता है, हम पहले उन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में फोर्स को लिखेंगे। तो हम जानते हैं कि फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। खुद एक्सेलरेशन यहां पर क्या है, एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। तो अभी और भी अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो एक्सेलरेशन को भी हम क्या लिख सकते हैं, इसके फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। अब यहां गौर करने वाली बात है, चेंज इन वेलोसिटी खुद एक क्या है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो अभी भी फोर्स पूरी तरह से फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में नहीं आया है। तो हम पूरी तरह से जिन फिजिकल क्वांटिटी पर ये निर्भर करेगा वो फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग लेके आएंगे। तो यह चेंज इन वेलोसिटी किस पर निर्भर करता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पे। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ये हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट भी ये क्या है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट किस पे निर्भर करता है, अगर हमको डिस्प्लेसमेंट मेजर करना है तो हमको डिस्टेंस देखना पड़ेगा। हाँ, डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो दो पॉइंट के बीच का न्यूनतम दूरी, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स या फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो दोनों पॉइंट के बीच का दूरी ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, मिनिमम दूरी।
तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट किस पर निर्भर कर रहा है, तो लेंथ पे। तो हम इसको लिख सकते हैं मास इंटू लेंथ अपॉन टाइम इंटू टाइम का स्क्वायर। ये हो गया। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, मास इंटू लेंथ इंटू टाइम पे पावर -2, टाइम पे पावर -2, ये फोर्स। तो बच्चों क्या आ गया, फोर्स पता चल गया हमें कि फोर्स किन किन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पर निर्भर कर रहा है, तो मास, लेंथ और टाइम, ठीक है, इस पर निर्भर कर रहा है। लेकिन नॉट ओनली मास, लेंथ और टाइम पे निर्भर कर रहा है, बल्कि मास का पावर 1 पे, अगर बोले मास की पावर 1, लेंथ का पावर 1 और टाइम का पावर -2 पर निर्भर कर रहा है। तो हम बोलते हैं कि ये जो डिराइव्ड की फिजिकल क्वांटिटी है फोर्स, वो मास के पावर 1 पर डिपेंड करता है, लेंथ के पावर 1 पे और टाइम के पावर -2 पे। तो ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में जो यूज हो रहा है क्या, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, उस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का जो पावर है, उसी पावर को हम लोग डायमेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक बार फिर से सुनो। फोर्स में जो जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है और उन पर जो पावर है, वही पावर इस डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का क्या कहलाता है, डायमेंशन कहलाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं फोर्स का डायमेंशन क्या है, तो फोर्स का डायमेंशन क्या है, तो लिखेंगे फोर्स का डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ फोर्स, डायमेंशन ऑफ फोर्स आर 1 इन मास, मास में का पावर 1 है, 1 इन लेंथ, लेंथ का पावर 1 है, एंड -2 इन टाइम, टाइम के -2 के पावर पर डिपेंड करता है। ये जो पावर दिख रहे हैं आपको, यही इसी पावर को हम लोग बोलते हैं डायमेंशन, उस डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन। यानी डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या है, 1 इन मास, 1 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम, इसी को हम लोग बोलते हैं डायमेंशन। तो बच्चों यहां से एक बात समझ में आती है कि डायमेंशन क्या है, तो डायमेंशन वह पावर है, कौन सा पावर, जो उस डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर होता है। यानी बोल सकते हैं डायमेंशन का फॉर्मूला, तो पावर ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इन ए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड डायमेंशन। तो लिख सकते हैं हम लोग डेफिनेशन, पावर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, कौन सा, फंडामेंटल, पावर ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ऑफ ए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो किसी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पर जो पावर होगा, द पावर ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इन ए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, या यहाँ इन ए अच्छा सूट करेगा, इन ए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड डायमेंशन ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी, तो उस फंडामेंटल उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन क्या होगा, तो उस डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, उसके ऊपर जो पावर है, उस पावर को हम लोग क्या बोलते हैं, डायमेंशन। तो बच्चों डायमेंशन यही था और कोई बड़ा चीज नहीं इसमें। डायमेंशन में हम लोग क्या बात कर रहे हैं, तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के अंदर इन्वॉल्व फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर जो पावर है, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन कहलाता है। मतलब वो फिजिकल क्वांटिटी, दिया गया फिजिकल क्वांटिटी किन किन फंडामेंटल क्वांटिटी पर निर्भर करता है, साथ ही साथ उसकी किस पावर पर भी निर्भर करता है। तो जो पावर पर निर्भर करता है, जिस पावर पे, उसी पावर को हम लोग डायमेंशन कहते हैं। ठीक है, ये हो गया डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन पता चल गया हमें।
अब आता है डायमेंशनल फॉर्मूला। कभी कभी हमसे बोला जाता है डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो सीधा से डायमेंशनल फॉर्मूला कुछ नहीं है ना। तो अगर किसी, अब यहाँ तो फोर्स बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन लिखना है। ये तो मास, लेंथ और टाइम में हम लोग जो पावर तो उसको डायमेंशन बोल रहे थे। अब डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के लिए बोलेगा, ठीक है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, तो जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के लिए बोल रहा है, उस फिजिकल क्वांटिटी को उसके डायमेंशन के साथ क्या करो, बराबर लिख लो, एक एक्सप्रेशन लिखो। जैसे हम फोर्स बराबर क्या लिख सकते हैं। अच्छा, डायमेंशन लिखने के लिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन लिखने के लिए हम क्या करते हैं, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उसको एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मास, हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला का लिखने के लिए जितना भी फंडामेंटल, क्योंकि जितना भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है वो कहीं ना कहीं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। तो हम क्या करते हैं डायमेंशन लिखने के लिए, अब मास, लेंथ और टाइम लिख के नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, मास को कुछ सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ को कुछ सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या क्या रिप्रेजेंटेशन है ना, जो बुक्स में हमको पढ़ना है। तो मास को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, मास को एम से, लेंथ को कैपिटल एस से, टाइम को कैपिटल टी से। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। इलेक्ट्रिक करंट को कभी कभी बुक में आई से या ए से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, आई या ए से, ठीक है। थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, इसको हम लोग के से या कभी कभी बुक में थीटा से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल के से, ठीक है। अब आता है अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट क्या होता है, मोल। तो हम लोग इसको MOL से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है लुमिनस इंटेंसिटी, इसको हम लोग CD, कैंडेला, जो इसका यूनिट है उसी यूनिट से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, CD मोल, ठीक है। थर्मोडायनामिक टेम्परेचर को K या थीटा से, इलेक्ट्रिक करंट को I या A से, टाइम को T से, लेंथ को L से, मास को M से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग बार बार मास नहीं लिखेंगे, बार बार लेंथ नहीं लिखेंगे, बार बार टाइम नहीं लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे, मास की जगह M लिखेंगे। तो अभी हमने देखा था कि फोर्स का अगर हमको डायमेंशन लिखने बोले तो सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर मास की पावर 1 पर डिपेंड कर रहा था, लेंथ की पावर 1 पे और टाइम की पावर -2 पे। तो अगर इसको ऐसे पावर अगर नहीं ली, अगर पावर 1 नहीं लिखते तभी मतलब समझा जाता है पावर 1 है, तो हम इसको mLT पे पावर -2 लिख सकते हैं। तो ये हो गया फोर्स। अब हम बात कर रहे थे डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, तो वैसा एक्सप्रेशन, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, ये एक्सप्रेशन है, वैसा एक्सप्रेशन जिसमें उस फिजिकल क्वांटिटी को उसके डायमेंशनल ये जो डायमेंशन है उसको ब्रैकेट में रख करके हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। तो ये एक एक्सप्रेशन है जिसमें उस इस डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी यानी फोर्स को अगर हम इसके ब्रैकेट mLT पे पावर -2 में लिख दें तो ये क्या कहलाता है, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। यानी इस फिजिकल क्वांटिटी को उसके डायमेंशन से हम बराबर कर दें और इसको ब्रैकेट के अंदर घेर के लिख दें, तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला कुछ नहीं है, उस फोर्स के उसी के डायमेंशन से हम लोग क्या कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं और इस डायमेंशन को ब्रैकेट में लिख देते हैं, है ना। तो इसको हम बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। डायमेंशन और डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशन मतलब ये फिजिकल क्वांटिटी किनकी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है और उस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का जो पावर है वो डायमेंशन कहलाता है। लेकिन जब इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं विद सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन, मास, लेंथ और टाइम, इस तरह के 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के टर्म्स में, और उसके उस जिसका हम लिख रहे हैं उसके बराबर कर दें, तो ये बन जाता है डायमेंशनल फॉर्मूला। तो कहा जाता है एक्सप्रेशन है, ये क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला एक एक्सप्रेशन है जिसमें उस फिजिकल क्वांटिटी को उसके डायमेंशन से हम लोग बराबर कर देते हैं।
तो क्या बन जाता है वो डायमेंशनल फॉर्मूला। तो हम लोग कुछ डायमेंशन देखेंगे अभी, ज्यादा से ज्यादा हम लोग डायमेंशन, अभी ये पूरा जो क्लास है वो डायमेंशन के ऊपर है, तो हम लोग डायमेंशन के ऊपर ही बात करेंगे। ये पूरा वीडियो में हम लोग डायमेंशन, यानी अभी हम लोग डायमेंशन निकालेंगे अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज का, और भी इस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस देखेंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर ले, ठीक है। अब इसके मदद से हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे। डायमेंशनल फॉर्मूला, अभी हम क्या लिखने वाले हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेरियस फिजिकल क्वांटिटी, जिसमें हमने फोर्स का लिख रखा था, फोर्स का लिख लिया था। फोर्स का क्या आया था, mLT⁻²। अगर हमको बोले वेलोसिटी का लिखो, वेलोसिटी। अच्छा एक चीज और है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला, अगर हम किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लिए हैं, तो हम इस डायमेंशनल फॉर्मूला से इसका यूनिट भी लिख सकते हैं। इसका यूनिट क्या होगा, अगर एसआई सिस्टम में हमको बोले तो एसआई सिस्टम में मास क्या होता है, किलोग्राम, लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, और टाइम का क्या होता है, सेकेंड, सेकेंड पे पावर -2, यानी हो गया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन, ठीक है। तो डायमेंशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला से हम उसका यूनिट लिख सकते हैं, और यूनिट से बोले तो डायमेंशन भी लिख सकते हैं। यहाँ केजी किसका यूनिट है, मास का, तो मास हो गया, इसमें पावर 1 है। मीटर किसका है, लेंथ का, तो लेंथ पर पावर 1 है तो 1 हो गया। ये सेकंड किसका है, टाइम का, तो टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो टी पे पावर कितना है, -2, तो इसका डायमेंशन लिख लिया लोग। तो यानी हम लोग डायमेंशन की मदद से क्या कर सकते हैं, इसका यूनिट लिख सकते हैं, और यूनिट की मदद से इसका डायमेंशन लिख सकते हैं। अच्छा, इस डायमेंशनल फॉर्मूला से हम लोग अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट में उसका यूनिट लिख सकते हैं। जैसे ये हो गया एसआई सिस्टम में, ये किस में है, एसआई सिस्टम में। अगर हमको बोले सीजीएस में लिखो, तो सीजीएस में मास क्या होता है, ग्राम, तो यहाँ ग्राम हो जाएगा। लेंथ क्या होता है, सेंटीमीटर, तो यहाँ सेंटीमीटर। टाइम क्या होता है, सेकंड, तो सेकंड पे पावर -2। ये हो गया सीजीएस सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में। इसको हम लोग बोलते हैं, इस यूनिट का नाम रख रखे हैं डाइन। सीजीएस में फोर्स का यूनिट का नाम क्या रखा है, डाइन है। तो इस तरह से हम लोग एफपीएस सिस्टम में क्या हो जाएगा, पाउंड फुट सेकेंड का स्क्वायर। अगर एफपीएस सिस्टम में बोले लिखने के लिए तो हो जाएगा पाउंड मास का यूनिट है, सेंटीमीटर यहाँ तो फुट हो जाएगा, और सेकेंड पे पावर -2, ये हो जाएगा एफपीएस सिस्टम में। इसकी यूनिट का क्या नाम है हमको नहीं पता, ठीक है, ये पता नहीं, ज्यादातर ये प्रचलित भी नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया फोर्स का डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर हमको बोले वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो, वेलोसिटी क्या होता है, तो चेंज इन, अगर यूनिट बोले तो यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, यही होता है ना, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। तो मीटर का क्या होगा, m बटा सेकेंड का क्या, टाइम, ब्रैकेट में घेर तो डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, mt⁻⁻1। तो क्या होगा, इसके यूनिट से हमने डायमेंशन लिख दिया, या फॉर्मूला आता है तो फॉर्मूला से लिख सकते हैं क्या, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो लेंथ है, तो एल हो गया, टाइम क्या है, तो टी हो जाएगा, LT⁻⁻1। यहां से भी हम लोग डायमेंशन लिख सकते हैं। तो बच्चों डायमेंशन लिखने के 2-3 तरीके हैं, कॉमन सेंस से पता चलता है। या तो उसका हमें फॉर्मूला पता हो, तो फॉर्मूला से हम क्या करेंगे, किन किन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पर निर्भर करता है वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में लिख लेंगे, उसके जो पावर होगा ब्रैकेट से घेर देंगे, वो हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला। या अगर हमको यूनिट पता है तो यूनिट से भी हम लोग डायमेंशन लिख सकते हैं। जैसे हमने यहां से क्या किया, यूनिट से ये डायमेंशन लिख लिया, डायमेंशन से हमने क्या लिख लिया, डायमेंशनल फॉर्मूला से यूनिट लिख लिया। तो हम ये एक दूसरे में को देख करके हम लिख सकते हैं। अगर यूनिट लिखना हो यूनिट लिख सकते हैं, अगर यूनिट से डायमेंशन लिखने के लिए बोले तो यूनिट से डायमेंशन भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आप फॉर्मूला से लिखना चाहते हैं या यूनिट से लिखना चाहते हैं, आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये वेलोसिटी हो गया, फोर्स हो गया। अगर हमको कोई बोले एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, तो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी क्या है, ये आ गया LT⁻⁻1, चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम क्या है, t, तो ये क्या हो जाएगा LT⁻⁻2, ये हो गया, है ना। या इसका यूनिट पता होता, क्या होता है यूनिट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां से डायमेंशन लिख सकते थे क्या, मीटर किसका होता है, लेंथ, लेंथ
का यूनिट होता है सेकंड, यानी टी के पावर -2, यही होगा ना। तो हम लोग इसके यूनिट से भी लिख सकते हैं या फॉर्मूला से भी लिख सकते हैं डायमेंशन को, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, ठीक है। आगे हम लोग डेंसिटी का निकालते हैं। डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम, ठीक है। मास का क्या होता है m, वॉल्यूम मतलब लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट, तो लेंथ भी लेंथ है, ब्रेथ भी लेंथ है, हाइट भी लेंथ है, तो एल क्यू हो जाएगा ये। तो क्या लिख सकते हैं एम एल पे पावर -3, इसको ब्रैकेट से घेर दे तो क्या बन जाएगा, ये डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा। तो डेंसिटी का डायमेंशन क्या है, मास में 1, लेंथ में -3, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, तो मास इंटू वेलोसिटी, मास का m, वेलोसिटी क्या होता है मीटर पर सेकेंड यूनिट, तो मीटर का लेंथ और पर सेकेंड मतलब t हो जाएगा mlt के पावर -1, ये हो गया किसका, तो लीनियर मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। अब इसके बाद लिख लेते हैं प्रेशर। प्रेशर का बच्चों लिखो, तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का डायमेंशन अभी लिख लेते हैं हम लोग mlt के पावर -2, एरिया क्या होता है लेंथ का स्क्वायर, लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ भी लेंथ है तो लेंथ इंटू लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ का स्क्वायर, एक लेंथ से कट गया, क्या बचा एम एल पे पावर -1 टी पे पावर -2, ये हो गया एम एल पे पावर -1 टी पे पावर -2, ये हो गया प्रेशर, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखते हैं एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड, ठीक है। एंगुलर स्पीड का अगर यूनिट बोला जाए तो होता है रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। रेडियन क्या है, तो रेडियन एंगल है, एंगल का अगर पूछे डायमेंशन, कोई प्लेन एंगल का डायमेंशन क्या होगा, तो एंगल क्या होता है, अगर थीटा रेडियन की बात करें तो आर्क लेंथ बटा रेडियस, आर्क लेंथ बटा रेडियस। आर्क लेंथ भी लेंथ है, रेडियस भी लेंथ है, लेंथ से लेंथ कट गया, क्या हो गया, तो 1 हो गया। 1 कोई एक नंबर है ना, नंबर का डायमेंशन क्या होता है, तो नंबर का डायमेंशन डायमेंशन लेस होता है, कोई डायमेंशन नहीं होता है, यानी m0 l0 t पे पावर 0। ऐसा क्यों, नंबर का डायमेंशन क्यों नहीं होता है, तो क्योंकि नंबर किसी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता है, नंबर कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, तो ये फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो यहाँ पर जो रेडियन है डायमेंशन लेस है, यानी लिख सकते हैं m0 l0 t पे पावर 0, सेकंड का क्या हो जाएगा t, इसको ऊपर लेके जाए तो हो जाएगा m0 l0 t पे पावर -1, ये हो गया एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी। अब आपसे बोला जा सकता है एंगुलर एक्सीलरेशन बताओ, एंगुलर एक्सीलरेशन। अगर बोला जाए एंगुलर स्पीड क्या होता है, एंगुलर स्पीड होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी मतलब ओमेगा बाई टी, एक सेकंड में एंगुलर वेलोसिटी कितना चेंज हुआ, दैट इज कॉल्ड एंगुलर एक्सीलरेशन। जिस तरह से लीनियर एक्सीलरेशन में क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी वेलोसिटी बाई टाइम, ये क्या होगा एंगुलर वेलोसिटी बाई टाइम। अच्छा, ओमेगा का भी हम लोग डायमेंशन क्या लिख के लाए, m0 l0 t पे पावर -1 बाई टाइम t, ये क्या हो जाएगा ऊपर जाके टाइम का पावर -2, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एंगुलर एक्सीलरेशन। ये सारा चीज अभी नया आपको आपके लिए होगा, तो ये सारा चीज हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, एक तो हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन में, और फिर पढ़ेंगे हम लोग रोटेशनल चैप्टर में, ठीक है। ये हो गया हमारा एंगुलर स्पीड और एंगुलर एक्सीलरेशन। अब आता है टॉर्क। ये टॉर्क क्या होता है, ये सारा सब जो क्वांटिटीज है आपके लिए नए हो सकते हैं, ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं है। जस्ट अभी हमको क्या मतलब है, फॉर्मूला से या यूनिट से। अगर हमको फॉर्मूला या यूनिट पता है तो हम आराम से इसका डायमेंशन निकाल सकते हैं। बाकी ये सारा चीज क्या है वो अपने अपने चैप्टर में हम लोग देखेंगे। जैसे कि टॉर्क, अगर टॉर्क को हम लोग एक और नाम से बुलाते हैं, इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स, ये क्या होता है मोमेंट ऑफ फोर्स, तो ये होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अभी सबके बारे में डिस्कस करने से वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है।
तो इसका कोई मतलब नहीं है, बस इतना समझो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या कहलाता है, टॉर्क। तो फोर्स का डायमेंशन देखो, अब कुछ डायमेंशन हमें याद रखना पड़ेगा, यदि ये धीरे धीरे याद हो जाएगा। इसे अब तक याद हो चुका होगा फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, तो ml/-2, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो या कोई भी डिस्टेंस हो, वो क्या होता है, एल ही होगा हमेशा। तो इसको गुना कर दे तो क्या हो जाएगा, ml/-2। ये हो गया टॉर्क का डायमेंशन, ठीक है। मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क का डायमेंशन यही होगा। अब इसके बाद में वर्क की बात कर लेते हैं, एनर्जी की बात कर लेते हैं, पावर की बात कर लेते हैं। ये शब्द आपको सुना होगा, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि वर्क क्या होता है। तो वर्क होता है फोर्स के पैरेलल किया गया डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, तो फोर्स की तरफ, फोर्स के अलावा, तो वर्क कहलाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का अभी डायमेंशन क्या है, हम लोगों ने दिखा था, निकाला था, ml/-2, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, लेंथ, ये क्या हो जाएगा, ml²/-2। बच्चों यहाँ ध्यान दो, टॉर्क का भी डायमेंशन सेम है, ml²/-2, वही डायमेंशन वर्क का भी है, और वही डायमेंशन एनर्जी का भी आएगा। एनर्जी, अगर बोले एनर्जी क्या होता है, तो एनर्जी क्या होता है, कैपेसिटी टू डू वर्क, कार्य करने की क्षमता। तो एनर्जी किस पर डिपेंड कर रहा है, वर्क पर। वर्क का डायमेंशन क्या है, ml²/-2। ये हो गया। तो कहीं ना कहीं टॉर्क, वर्क और एनर्जी क्या है का डायमेंशनल फॉर्मूला एक ही आ रहा है। मतलब क्या हो गया कि बहुत सारे ऐसे भी फिजिकल क्वांटिटी आपको मिलेंगे जहां पर सबका डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा, सेम डायमेंशन वाला अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी। ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, अलग अलग है, लेकिन सबका डायमेंशन क्या है, सेम है, ठीक है। ये हो गया। अब पावर की बात कर ले, तो पावर क्या होता है, पावर होता है वर्क बाई टाइम, यानी रेट ऑफ डूइंग वर्क। वर्क का डायमेंशन ml²/-2। यहां देखो, बाई टाइम t, इसको ऊपर लेके जाओ, क्या हो जाएगा, ml²/-3। तो ये हो गया पावर का डायमेंशन, ठीक है। तो वर्क, पावर, टाइम, सॉरी एनर्जी, है ना, टॉर्क, सबका डायमेंशन पता चल गया। अब कुछ चार्ज वार्ज का डायमेंशन निकालते हैं हम लोग। चार्ज क्या होता है, तो करंट क्या होता है, करंट होता है I/Q/T, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, Q/T। क्लास 10 में आप लोग ने पढ़ चुका होगा, इसके बारे में भली बातें आप लोग को पता होगा, ठीक है। तो Q/T, तो Q यहां से क्या आ जाएगा, Q बराबर हो जाएगा IT, करंट इंटू टाइम। अब इसका डायमेंशन लिख लो, I का डायमेंशन A, टाइम का डायमेंशन T, क्या हो गया, AT हो गया, है ना, AT हो गया। अब कोई बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन बताओ। तो पहले फॉर्मूला समझना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स पर यूनिट चार्ज क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, ml²/-2। क्यू अभी का चार्ज का भी डायमेंशन निकाल चुके हैं, AT हो गया। तो क्या हो जाएगा, ml²/-3 A⁻⁻1। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बात करते हैं वोल्टेज या पोटेंशियल। वोल्टेज भी बोलते हैं या पोटेंशियल भी बोलते हैं इसको। वोल्टेज हो, पोटेंशियल ड्रॉप हो, या यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप भी बोल सकते हैं या वोल्टेज ड्रॉप भी बोल सकते हैं। पोटेंशियल ड्रॉप सब क्या होगा कि ये होता है, वोल्टेज जो होता है वो होता है, या पोटेंशियल जो होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। और पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है, दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को। दो पॉइंट मान लो ए और बी है, ये VA है, ये VB है, तो VA माइनस V क्या हो जाएगा, यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप कहलाएगा। तो पोटेंशियल में पोटेंशियल को घटाओ तो पोटेंशियल ही मिलेगा। और पोटेंशियल क्या होता है या वोल्टेज क्या होता है, वर्क पर यूनिट चार्ज, W का, यानी कि वर्क का डायमेंशन क्या होता है, ml²/-2। Q का डायमेंशन AT, क्या हो जाएगा, ml²/-3 A⁻⁻1।
ml स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं यहाँ देखो वर्क डन, ओहो यहाँ पर गलती हो गया, एफ एम एल टी पे पावर -2, यहाँ एल स्क्वायर नहीं एल होगा, यही बोल रहे डायमेंशन दोनों का सेम कैसे गया। तो यहाँ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन एम एल टी पे पावर -3 ए पे पावर -1, फोर्स पर यूनिट चार्ज, यहाँ बर्डन पर यूनिट चार्ज है, तो यहाँ पर डायमेंशन क्या आ गया एम एल स्क्वायर टी पे पावर 3 ए पे पावर -1। तो ये हो गया वोल्टेज। अब हमसे बोलेगा रेजिस्टेंस का बताओ, रेजिस्टेंस ओम्स लॉ पढ़े ना हम लोग क्लास 10 में, हम लोगों ने ओम्स लॉ पढ़ा है। ओम्स लॉ में ओम्स फॉर्मूला क्या है, तो V बराबर आई आर, V बराबर आई आर, V जहां पोटेंशियल ड्रॉप है दो टर्मिनल के बीच में, I सर्किट में बहने वाला करंट, और R क्या है रेजिस्टेंस है। इसी रेजिस्टेंस का हमको डायमेंशन निकालना है। तो R बराबर क्या होगा V अपॉन आई, वोल्टेज ड्रॉप, बर्डन पर यूनिट चार्ज, तो M L स्क्वायर टी के पावर -2, ये हो गया वर्क पर यूनिट चार्ज। चार्ज का क्या होगा A माइनस टी, यहाँ -3 हो जाएगा। तभी हम लोगों ने वोल्टेज ड्रॉप का पोटेंशियल निकाला, ठीक है। वोल्टेज करंट का क्या होगा A इंटू टी, नहीं सॉरी करंट का तो A ही हो जाएगा ना, चार्ज का A हो गया, A ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी के पावर -3 ए के पावर -2। तो रेजिस्टेंस मास लेंथ टाइम और करंट पर निर्भर करता है, ठीक है। उसका जो पावर है उसका क्या डायमेंशन कहलाएगा। अगर रेजिस्टेंस को इसके डायमेंशनल फॉर्मूला डायमेंशन से बराबर करते हैं तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला मिल जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेजिस्टेंस, चार्ज हम लोग निकाल चुके हैं। अगर हमसे बोले प्लैंक्स कांस्टेंट ना, बुक्स वगैरह में लिखा आपको प्लैंक्स कांस्टेंट, तो ये क्या होता है एनर्जी जो होता है एच न्यू के बराबर होता है। ये जो एच है ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, एच बराबर क्या लिख सकते हैं ई अपॉन न्यू। न्यू क्या है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, तो ये एनर्जी मतलब वर्क एम एल स्क्वायर टी के पावर -2, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, न्यू क्या होता है 1 अपॉन टाइम, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल, तो 1 अपॉन टाइम, तो टी, टी ऊपर चल जाएगा क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 प्लस 1, यानी ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी के पावर -1। तो ये क्या हो गया, ये प्लैंक्स कांस्टेंट है ना। ये हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट H, इसको हम बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है H। अब हम लोग कुछ कांस्टेंट की बात करते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, है ना, इन सब का। हम फिर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात कर लेते हैं। तो आगे जब हम लोग, आप लोग ने फ्रिक्शन पढ़ा होगा लेकिन फ्रिक्शन का मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं पता होगा। तो फ्रिक्शन का मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है फ्रिक्शन फोर्स F बराबर म्यू इंटू एन, यानी यहाँ नॉर्मल फोर्स है। F भी F एक फोर्स है यानी नॉर्मल फोर्स है। नॉर्मल फोर्स क्या होता है, तो सरफेस के परपेंडिकुलर लगने वाला फोर्स क्या होता है, ये नॉर्मल फोर्स कहलाता है। और सरफेस के पैरेलल, यानी किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम खींच के लेके जाए आगे, अगर ये सरफेस रफ है तो पीछे की तरफ क्या करेगा, एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो ये फ्रिक्शन फोर्स हो गया, ये नॉर्मल फोर्स हो गया। तो म्यू बराबर, यहाँ म्यू क्या है कोएफिशिएंट ऑफ, ये है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जो कि एक कांस्टेंट होता है। ये सरफेस के नेचर पे डिपेंड करता है, बॉडी के शेप और साइज पर निर्भर नहीं करता है। तो म्यू का अगर डायमेंशन बोले तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा F अपॉन एन, ठीक है। F भी फोर्स है, एन भी फोर्स है, तो एम एल टी पे पावर -2, तो इसका भी डायमेंशन क्या हो जाएगा, किसी तरह का भी फोर्स हो सबका डायमेंशन क्या होगा एम एल टी पे पावर -2, कट गया 1 क्या है नंबर है, नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो ये डायमेंशन लेस एज वेल एज, इसका कोई यूनिट भी नहीं होता है, यूनिट लेस क्वांटिटी है। तो यू विल सी कि नेचर में बहुत सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनका ना ही डायमेंशन है, जिनका ना ही यूनिट है, और ना ही डायमेंशन है, जिसमें क्या है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। दूसरा दिखाते हैं, एक होता है स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ बटा ओरिजिनल लेंथ। जब किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो उसके शेप और साइज में चेंज आता है। तो चेंज इन जितना, मान लो कि हम एक लॉन्गिट्यूडनल फोर्स लगाए, एक रॉड है, इस रॉड पर हम लोग दोनों तरफ अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, इक्वल एंड अपोजिट।
तो क्या देखते हैं इसके शेप में थोड़ा सा चेंज हो गया। अगर इसका लेंथ एल है तो लेंथ कुछ एल प्लस डेल्टा एल हो गया, है ना। लेंथ क्या हो गया, एल प्लस डेल्टा एल। तो चेंज कितना हो गया, तो डेल्टा एल हुआ, चेंज हुआ लेंथ। ओरिजिनल लेंथ क्या था, तो एल। अगर इसका डायमेंशन निकाले तो लेंथ चेंज इन लेंथ का भी डायमेंशन एल और एल का भी लेंथ, एल से एल कट गया 1 क्या एक नंबर है, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो गया। ठीक है। स्ट्रेन का इसलिए क्या हो गया, लेंथ बटा लेंथ कोई यूनिट नहीं और डायमेंशन भी नहीं होता है। अब बात कर लेते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है, जिससे हमने इसमें फोर्स लगाया तो अभी क्या करेगा, इस बॉडी अंदर से एक रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, ये क्या कहलाएगा, फोर्स अपॉन एरिया, रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया स्ट्रेस कहलाता है। तो फोर्स का डायमेंशन क्या हो गया, एम एल टी पे पावर -2, एरिया का एल स्क्वायर, एल से कैंसर, एम एल पे पावर -1 टी पे पावर -2। तो बच्चों साथ साथ डायमेंशन निकालते रहिए, वीडियो को पॉज करके, है ना, ज्यादा से ज्यादा आप सीखिएगा। ठीक है। तो स्ट्रेस आ गया, स्ट्रेन हो गया। अब ग्रेविटेशनल फोर्स जानते हैं हम लोग। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है कि दो मास के बीच में लगने वाला फोर्स, इनवर्स में कोई दो मास हो उसके बीच में इक्वल और अपोजिट फोर्स लगता है। अगर मास ये m1 है, ये मास m2 है, तो ये F1 फोर्स लगेगा और F2 लगेगा। यहाँ पर जो F1 और F2 है वो बराबर है लेकिन इक्वल और अपोजिट है, इसलिए हम वेक्टर के टर्म में F1 बराबर -F2 लिखते हैं। ये जो क्या है, F के बराबर है फोर्स, F ग्रेविटेशनल फोर्स। तो F बराबर क्या होता है, G m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने क्लास 9 में देखा होगा। ठीक है। तो हमको G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, G का डायमेंशन निकालना है, तो F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। अब F का डायमेंशन क्या होता है, ml t पे पावर -2, यही होता है, याद होना चाहिए अभी तक, इंटू एल का स्क्वायर अपॉन m इंटू एम स्क्वायर, एक m से m कैंसिल हो गया, m पे पावर -1 एल क्यू टी पे पावर -2। ये इसका हो गया क्या, डायमेंशनल फॉर्मूला जी का। सिमिलरली कूलॉम्स लॉ की बात करें। कूलॉम्स लॉ क्या है, टू मास आर सेपरेटेड, एक पर चार्ज Q1 है, एक पर चार्ज Q2 है, इनके सेंटर से सेंटर का जो दूरी है वो r है और ये एयर में रखा हुआ है। तो इस पर फोर्स क्या लगेगा, ये चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा और ये चार्ज इस पर। अगर दोनों का ये डिपेंड नहीं करता है दोनों के ऊपर चार्ज मतलब सेम नेचर का या अपोजिट नेचर का। अगर सेम नेचर का है तो रिपेल करेगा, अपोजिट नेचर का है तो अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर कूलॉम्स लॉ के अनुसार जो फोर्स लगाएगा एक दूसरे पर ये बराबर होगा। ठीक है। अगर ये एक प्लस है एक माइनस है तो अट्रैक्ट करेगा। ठीक है। तो यहाँ F बराबर क्या होगा, K इंटू Q1 बाई Q2 बाई आर स्क्वायर। चार्ज का प्रोडक्ट और रेडियस, इन दोनों के बीच का सेंटर टू सेंटर के बीच की दूरी का स्क्वायर। ठीक है। K का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का यहाँ पर इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो एप्सिलॉन नॉट का जो डायमेंशन क्या होगा वो होगा Q1 इंटू Q2 अपॉन एफ आर स्क्वायर इंटू 4 पाई। अब एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन निकालना है, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है, तो इन सब का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दो, आ जाएगा। Q1 का 80, Q2 का भी 80 होगा। ठीक है। अपॉन F का भी डायमेंशन जानते हैं, ml t पे पावर -2, R का होता है एल स्क्वायर, 4 पाई एक नंबर है और नंबर का कोई डायमेंशन होता नहीं। तो यहाँ तक हमारा हो गया। ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, हो जाएगा a स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन एम एल क्यू टी पे पावर -2। इसको अगर और सॉल्व कर लें तो क्या हो जाएगा, m पे पावर -1 एल पे पावर -3 टी पे पावर 4 ए पे पावर स्क्वायर। ये हो गया, ये एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। ठीक है। अब देखें हम लोग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अगर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का हमको डायमेंशन निकालने बोले तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, स्ट्रेस और स्ट्रेन का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लेते हैं।
स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? तो स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, यानी हो गया F इंटू एल ए इंटू डेल्टा एफ। यही होगा इसका डायमेंशन। अगर लिखे हम तो क्या लिखा जाएगा इसका डायमेंशन? इसका डायमेंशन होगा F हो जाएगा एम एल एम एल टी पे पावर -2, ठीक है, एम एल टी पे पावर -2, एल का हो जाएगा एल लेंथ और ए का हो जाएगा एल स्क्वायर, डेल्टा एल का भी एल से एल कैंसिल, एक एल से ये कैंसिल, क्या बचेगा? ये बचेगा एम एल पे पावर इनवर्स एम एल इनवर्स और टी पे पावर -2। ये हो गया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये क्या होता है? इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। जब हीट चैप्टर पढ़ेंगे तो किसी भी बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब हीट क्या होगा? तो m इंटू एस इंटू चेंज इन टेम्परेचर। अगर कोई बॉडी है उसका टेम्परेचर T1 है, अगर थीटा बने मान लेते हैं, थीटा बने और इसको हम गर्म करते हैं, इसको हीट देते हैं, तो ये टेम्परेचर इसका बढ़ेगा और मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ के Q2 हो जाता है। कितना? Q1 से Q2, टेम्परेचर Q1 से Q2 बढ़ने में कितना हीट देना पड़ेगा? तो कितना हीट देना पड़ेगा? Q बराबर M इसका मास है बॉडी का, S है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और डेल्टा थीटा चेंज इन टेम्परेचर, यानी θ2 माइनस θ1। ठीक है, तो इस बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से? Q अपॉन M इंटू डेल थीटा। Q हीट क्या है? एक एनर्जी है, एनर्जी का डायमेंशन होता है एम एल स्क्वायर टी पे पावर -2, एम मास हो गया, डेल थीटा मतलब चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर का जो डायमेंशन क्या लेते हैं हम लोग? के या थीटा, यहाँ पर के ले रहे, तो एम से एम कैंसिल हो गया, क्या बचा? एल स्क्वायर टी पे पावर -2 के पे पावर -1। ये हो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, रेजिस्टेंस का हम लोग निकाल चुके हैं, वोल्टेज निकल चुका है। सरफेस टेंशन देख लेते हैं एक बार। सरफेस टेंशन क्या है? सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। सरफेस टेंशन क्या होता है? तो सरफेस टेंशन लिक्विड का प्रॉपर्टी है, लिक्विड के सरफेस का प्रॉपर्टी है। मान लेते हैं ये ग्लास ऑफ वाटर है, ये यहाँ तक फिल है एकदम ऊपर तक, तो इसके लिक्विड के सरफेस का ये प्रॉपर्टी है ना। इस लिक्विड का क्या सरफेस प्रॉपर्टी है? तो आपने देखा होगा मच्छर वगैरह जब पानी जमा रहता है तो उसके ऊपर मच्छर बैठा रहता है, डूबता नहीं है। तो क्या रीजन है कि डूबता नहीं है? तो एक्चुअली ये जो लिक्विड है, लिक्विड एक मेम्ब्रेन की तरह, स्ट्रेचेबल मेम्ब्रेन की तरह काम करता है और इसका जो लिक्विड का सरफेस है वो एक फोर्स लगाता है ना, जिसको हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। ये जो लिक्विड है वो मेम्ब्रेन की तरफ है, मेम्ब्रेन की तरह है। मेम्ब्रेन क्या करता है? स्ट्रेच हो सकता है, तो ये स्ट्रेचेबल है। अगर हम यहाँ पर एक इमेजिनरी लाइन एल खींच दें तो ये जो लिक्विड सरफेस है दो सरफेस में, दो भाग में डिवाइड हो गया। इधर वाला सरफेस, ये ऊपर वाला सरफेस इसको, इस इमेजिनरी लाइन को ऊपर की तरफ खींचता है और नीचे वाला नीचे की तरफ। तो ये क्या है? अभी इक्विलिब्रियम में, मतलब ये फोर्स और ये फोर्स क्या है? बराबर है। तो सरफेस टेंशन कैसे
डिफाइन करते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये जो इमेजिनरी लाइन खींच रखी है उसका लेंथ एल हो तो सरफेस टेंशन क्या होगा, फोर्स, स्ट्रेचेबल फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये क्या कहलाता है, सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या होता है, एम एल टी पे पावर -2। लेंथ क्या है, एल, एल से कैंसिल हो गया, एम टी पे पावर -2। ये हो गया सरफेस टेंशन का ये डायमेंशनल फॉर्मूला। अब थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड की बात कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक की फील्ड को हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नेट के द्वारा प्रोड्यूस फील्ड को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो क्लास 10 में आप लोग को पढ़ना है कि जब किसी करंट कैरिंग वायर से करंट फ्लो होता है तो इसके चारों तरफ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और यही मैग्नेटिक फील्ड किसी दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल, फेरो मैग्नेटिक मटेरियल पे क्या करता है, फोर्स लगाता है। तो ये फील्ड जाके फोर्स लगाता है। तो अगर कहने का मतलब हो गया कि अगर एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के करीब रहता है तो एक मैग्नेट दूसरे पर फोर्स लगाता है। कैसे लगाता है, तो ये अपना फील्ड निकालता है और नॉर्थ से साउथ की तरफ फील्ड जाता है। तो क्या होगा, निकलेगा और ये चला जाएगा। तो ये फील्ड ही जाके इस पे फोर्स लगाता है। तो जितना भी नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है कहीं ना कहीं उसका फील्ड जाकर के दूसरे चार्ज पे या दूसरे मैग्नेटिक पोल पर जाके क्या करता है, फोर्स लगाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड निकल के फोर्स लगाएगा। ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मैग्नेटिक किसी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम रख दें तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, उस पर फोर्स लगाता है। ठीक है, तो हम वहां से लिख सकते हैं अगर फोर्स F बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, आई एल क्रॉस बी। किसी भी करंट कैरिंग वायर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दे तो कितना फोर्स लगेगा, आई एल क्रॉस बी। इसको हम लोग क्या लिखते हैं, आई एल बी साइन थीटा। ये क्रॉस प्रोडक्ट है, आगे वेक्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि एल क्रॉस बी बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, एल बी साइन थीटा। थीटा जहां क्या है, एल और बी के बीच का एंगल है, एल और बी के बीच का एंगल है। तो यहां से बी बराबर क्या हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा एफ अपॉन आई एल साइन थीटा। अब एक बात गौर करो, साइन थीटा जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, अगर साइन थीटा की बात करें, साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। ये भी परपेंडिकुलर मतलब लेंथ है, हाइपोटेनस भी लेंथ है, लेंथ से लेंथ कट गया तो साइन थीटा बराबर क्या आ गया, यहाँ पर कट गया तो 1 हो गया। 1 एक नंबर है, नंबर का कोई डायमेंशन नहीं है। तो जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, tan थीटा हो, साइन थीटा हो, कॉस थीटा हो, कॉट थीटा हो, सेक थीटा हो या कॉसेक थीटा हो, सब क्या है, डायमेंशन लेस है, डायमेंशन लेस एज वेल एज यूनिट लेस भी है, यूनिट लेस भी है। तो यहाँ पर ये डायमेंशन लेस है तो इसका डायमेंशन हम लोग नहीं लिखेंगे। तो किसका डायमेंशन लिखेंगे, फोर्स का। फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, एम एल टी पे पावर -2। आई का डायमेंशन ए हो जाएगा, करंट है ए, क्यू होता तो 80 लिखते हैं। एल का डायमेंशन एल, साइन थीटा का कोई डायमेंशन है, एल से एल कट गया, क्या बचा, एम ए पे पावर -1 टी पे पावर -2। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन, है कि नहीं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है। कुछ क्वेश्चन है मेरे पास, एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। मैग्नेटिक फील्ड का एक और फॉर्मूला आता है कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है, सपोज करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, यहाँ से करंट जा रहा है तो यहाँ से कुछ दूर आर डिस्टेंस पे की पॉइंट पर इसके द्वारा एक फील्ड होगा। फील्ड का मैग्नीट्यूड हम लोग बता सकते हैं। बी क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर। यहाँ पर डीएल लेंथ ले रखे, ये डीएल लेंथ है, ये डिस्टेंस यहाँ से आर है, अपॉन
आर क्यू। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करें तो बी बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बटा 4 पाई आई डी एल इंटू आर साइन थीटा। अभी हम लोग पढ़े थे कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, तो उन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू उनके बीच का साइन थीटा। ठीक है, बाई आर क्यू। तो एक आर से ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये हो गया आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये बी हो गया। अब यहाँ से म्यू नॉट का बोलेगा डायमेंशन निकालिए, कांस्टेंट है, तो म्यू नॉट का डायमेंशन क्या होगा, बी इंटू आर स्क्वायर अपॉन आई डी एल साइन थीटा। बी यहाँ 4 पाई होगा। ठीक है, 4 पाई। अभी पता है कि 4 पाई एक नंबर है, तो इसका डायमेंशन नहीं लिखेंगे, इसका डायमेंशन लिखेंगे बी आर स्क्वायर। उसी तरह से आई डी एल लेंथ हो गया, साइन थीटा डायमेंशन है, इसका भी डायमेंशन छोड़ देंगे, इसका डायमेंशन नहीं लिखाएगा। ठीक है, अब डायमेंशन बी का, तो बी का डायमेंशन हम लोगों ने लिखा था अभी, क्या आया था, एक बार फिर निकाल लेते हैं। एफ बराबर आई एल बी साइन थीटा था, साइन थीटा का डायमेंशन नहीं लिखेगा, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, एफ अपॉन आई एल, तो एम एल टी के पावर -2 अपॉन ए इंटू एल, एल से एल कैंसिल, एम टी पे पावर -2 ए पे पावर -1, यही होगा बी का डायमेंशन। तो बी का डायमेंशन यहां से लिख लेंगे मैग्नेटिक फील्ड का, एम टी पे पावर -2 ए पे पावर -1 इंटू एल स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब लेंथ, यहां से यहाँ का दूरी एल, इंटू आई हो गया एम्पियर और डी हो गया लेंथ, एल से एल कैंसल, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एम टी पे पावर -2 ए पे पावर -2, तो ये म्यू नॉट का डायमेंशन हो गया। ठीक है, ये म्यू नॉट का डायमेंशन हो गया। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन है, ये बोलता है कि अगर एम ई एप्सिलॉन नॉट और एच, ये क्या है, एम मास है, ई इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट जो है वो क्या है, एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। ठीक है, ठीक, परमिटिविटी हो गया। प्लैंक्स कांस्टेंट एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, तो बोलता है कि एम ई पे पावर 4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एच का स्क्वायर जो होगा, उसका जो यूनिट होगा किसके बराबर, ऑप्शन दे रखा है, एनर्जी, बी पावर, सी फोर्स और डी प्रेशर। इनमें से किसका यूनिट होगा, जिसका यूनिट होगा यूनिट ऑफ एम ई पावर 4 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एच का स्क्वायर, इसका जो डायमेंशन होगा किसके बराबर होगा, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो कुछ नहीं, क्या करना है, इन सब का डायमेंशन लिख देना है और उसको सॉल्व करना है, फिर देखना है कि किसके यूनिट के बराबर है। ठीक है, तो इसको पहले सॉल्व करते हैं, इसका डायमेंशन निकालते हैं। तो इसका डायमेंशन क्या होगा, एम ई पे पावर 4 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एच का स्क्वायर। एम यहाँ पर मास हो जाएगा, ई का मतलब चार्ज, चार्ज क्यू मतलब 80, A4 टी पे पावर 4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या होता है, ये होता है एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Q1 Q2 बटा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एफ, यही होगा। 4 पाई का कोई जो डायमेंशन नहीं निकलेगा, Q1 Q2 मतलब 80 इंटू 80 ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर, एफ मतलब एम एल टी के पावर माइनस, यही होगा, यही एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन। लिख दे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर, ये ऊपर चल जाएगा तो ये हो जाएगा, यहाँ नीचे लिख देते हैं, नीचे ये हो गया एम ई पे पावर 4 मतलब ए का पावर 4 टी का पावर 4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट का हो गया
ए स्क्वायर टी स्क्वायर ऊपर एल स्क्वायर एम टी एम एल टी पे पावर माइनस 2, ये हो गया एप्सिलॉन नॉट का इनटू प्लैंक्स कांस्टेंट एच स्क्वायर। तो क्या जानते हैं ई बराबर एच न्यू होता है, तो एच बराबर क्या हो जाएगा ई अपॉन न्यू। ई का डायमेंशन होता है एम एल स्क्वायर टी पे पावर माइनस 2, एनर्जी का डायमेंशन वर्क के डायमेंशन के बराबर, न्यू मतलब टी पे पावर माइनस 1, ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी पे पावर माइनस 1। इसका स्क्वायर कर दे तो एम स्क्वायर एल टू पावर 4 टी पे पावर माइनस 2, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने से क्या आता है ए स्क्वायर और अच्छा इसका स्क्वायर हमने किया था, इसका स्क्वायर नहीं किया था, इसका स्क्वायर करना था। सी हो जाएगा ए पे पावर 4 टी पे पावर 4, स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा और ऊपर जाएगा एल पे पावर 4 एम का स्क्वायर एल का स्क्वायर टी पे पावर माइनस 4, ये स्क्वायर करना पड़ा था, यह हमें स्क्वायर करना था, स्क्वायर किया नहीं, ठीक है, स्क्वायर कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा ए पे पावर 4 ए पे पावर 4 कैंसर, टी पे पावर 4 टी पे पावर 4 कैंसर, एम स्क्वायर कैंसर, एल पे पावर 4 भी कैंसर, टी पे पावर माइनस 2, तो ये ऊपर चल जाएगा तो क्या बचेगा एम एल स्क्वायर टी पे पावर माइनस 4, ये ऊपर जाएगा तो जुड़ जाएगा प्लस 2, क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी पे पावर माइनस 2। ये किसका डायमेंशन है, ये एक्चुअली डायमेंशन है वर्क का, बोल सकते हैं एनर्जी का भी डायमेंशन होगा, ये टॉर्क का भी डायमेंशन है, ठीक है। तो अब इनमें से कौन सा फिजिकल क्वांटिटी मैच कर रही है ध्यान दें, तो एनर्जी है, फोर्स होगा नहीं, प्रेशर होगा नहीं, पावर भी नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा मेरा एनर्जी। तो ये चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है, एनर्जी का ऑप्शन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन क्या है, बोलता है कि अगर ई एनर्जी हो, ई क्या हो, एनर्जी को रिप्रेजेंट करता हो, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो, ठीक है, जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, आई इंपल्स हो, इंपल्स, आई इंपल्स हो, ठीक है, आई इंपल्स हो गया, एम मास है, एम यहाँ पे क्या है, मास है, तो हमको डायमेंशन जो बोलता है जी इंटू आई एम स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर है, इसका डायमेंशन क्या होगा, द डायमेंशन ऑफ आर सेम एज दैट ऑफ, किसके डायमेंशन के बराबर होगा, ऑप्शन दिया हुआ टाइम, बी दिया हुआ मास, सी दिया हुआ है लेंथ और डी दिया हुआ है फोर्स। इन चारों में से कौन सा, तो पॉज करके बना सकते हैं इसको, मैं सॉल्व करता हूं, ठीक है। तो जी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो जी का निकालो, जी बराबर क्या होगा एफ इंटू जी एम वन इंटू बटा आर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर बटा एम वन इंटू एम टू, ये जाएगा एम एल टी पे पावर माइनस 2 फोर्स एल स्क्वायर आर स्क्वायर एम वन इंटू एम टू एम स्क्वायर, एम से कैंसिल, ये हो गया एम पे पावर माइनस 1 और एल का क्यू टी पे पावर माइनस 2, ये हो गया जी का डायमेंशन हो गया एम पे पावर माइनस 1 एल का क्यू टी पे पावर माइनस 2। आई इंपल्स, इंपल्स क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम, तो फोर्स का हो गया एम एल टी पे पावर माइनस 2 इंटू टाइम का टी, आई एम है मास, तो हो जाएगा एम का स्क्वायर अपॉन ई, ई एनर्जी है मतलब वर्क का डायमेंशन, एम स्क्वायर एल स्क्वायर एम एल स्क्वायर टी पे पावर माइनस 2 का क्या करना है, स्क्वायर, स्क्वायर हो गया। इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा
एम स्क्वायर, ये हो गया आई, ये हो गया जी। तो एम क्यूब टी एम स्क्वायर इधर हो गया एम स्क्वायर, एल क्यूब यहाँ पर एल, तो एल 4 हो जाएगा, ठीक है। एल यहाँ है टी, टी माइनस टू, टी माइनस टू माइनस 4, तो -3 टी के पावर -3 बटा इसको स्क्वायर करो, एम स्क्वायर एल पे पावर 4 टी पे पावर -4, ठीक है। तो L4 L को कैंसिल, ए स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, ये ऊपर चल जाएगा टी पे पावर -3 प्लस 4 मिलेगा टी, यानी टाइम है आंसर। टी यहाँ टाइम का यूनिट हो, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों ये डायमेंशन एनालिसिस तो था, यहाँ तक हमने कर लिया, खत्म हो गया ये डायमेंशन। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे, मतलब डायमेंशन से क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, डायमेंशन के क्या क्या यूजेस है वो देखेंगे। तो तब तक आप पढ़ाई करते रहे, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।